Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla. Happy English New Year to all of you, and I welcome you all again on my YouTube channel, Dr. S. Shukla. So, now let's start with the first news analysis of this year. Today is 10th of January 2022, Monday. Inspiration of the day is nothing ever goes until it teaches us what we need to know. In today's discussion, we are going to cover these important news taken from Business Standard and other important newspapers and websites. So let's start with article number 1 given on page number 4. Capital formation estimates hopeful. As per the center prediction, GFCF that is stands for gross fixed capital formation. So as per the center estimates, GFCF for this financial year is going to increase or exceed the pre-pandemic period of financial year 2019 and 20 in absolute terms. So जितना भी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में यानी पैंडेमिक ईयर में दैट इज गोइंग टू exceed the total GFCF or gross fixed capital formation for financial year 2019 and 20. That was the pre-pandemic year. What is gross fixed capital formation? It is basically the proxy of private and public sector investment in infrastructure. तो private and public investment कितना हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में दैट इज टोटली रिप्रेजेंटेड बाय जीएफसीएफ एंड जीएफसीएफ स्टैंड्स फॉर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो सेंटर का ये कहना है कि इस साल पैंडेमिक ईयर में पिछले 2019 और 20 यानी प्री पैंडेमिक ईयर की कंपैरिजन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में एज वेल एज द शेयर ऑफ जीडीपी इन रियल एंड नॉमिनल टर्म्स. तो इस बार जीएफसीएफ का जो एब्सोल्यूट टर्म में इंक्रीज हुआ है प्री पैंडेमिक के कंपैरिजन में, इसके अलावा जीडीपी के परसेंटेज में भी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज किया है एंड दैट समवेयर इंडिकेट्स अ रिकवरी इन द इकोनॉमी. व्हाई? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, कैपिटल expenditure, all these parameters are very important for indicating the prospects of any economy in मीडियम एज वेल एज इन लॉन्ग टर्म. इंफ्रास्ट्रक्चर हम सभी को पता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं और अगर किसी भी कंपनी में या इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है इट सिंपली मीन्स कि जो पब्लिक है, प्राइवेट सेक्टर है, उसका सेंटिमेंट उस इकोनॉमी के डेवलपमेंट को लेकर के, उस इकोनॉमिक की ग्रोथ को लेकर के पॉजिटिव है. तभी कंपनीज इतना लार्ज अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रही हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस. हालांकि अगर एनालिस्ट की बात करें, उनका ये कहना है कि जो रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जीएफसीएफ को लेकर के जो डेटा रिलीज किया है दैट मे बी एक्चुअली ऑप्टिमिस्टिक. जो एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि इतना इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा एक्चुअली में इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में. दिस डेटा दैट इज रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ माइट बी ऑप्टिमिस्टिक. व्हाई एनालिस्ट आर सेइंग दिस इज बिकॉज most of the branch of capex and pushing big ticket infrastructure projects are being done by the center. और गवर्नमेंट क्या क्लेम कर रही है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जबकि जो एनालिस्ट है उनका ही कहना है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखा जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के एक्सपेंडिचर को देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जो एक्सपेंडिचर है वो सेंटर गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है. प्राइवेट सेक्टर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान था वो अभी भी वीक है. और अगर आप रेगुलरली न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो हमने कई बार डिस्कस भी किया था कि पैंडेमिक पीरियड के ड्यूरेशन में बहुत सारी कंपनीज ने अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान था वो पोस्टपोन कर दिया था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिमांड. तो एनालिस्ट का भी ये कहना है कि अगर प्राइवेट सेक्टर के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी जाए इट इज स्टिल वीक ड्यू टू द कंटिन्यूड अनसर्टनिटी ओवर द पैंडेमिक. जिस तरह से नए वेरिएंट आ रहे हैं उसको लेकर के अभी भी अनसर्टनिटी बनी हुई है. ओमिक्रॉन हो या अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन का वेरिएंट, इस तरह से जिस तरह से नए नए वेरिएंट आ रहे हैं उसको लेकर के अभी भी अनसर्टनिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है वो अभी पोस्टपोन है. एंड स्टिल एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट सेक्टर इज वीक.
And states are likely to spend more on healthcare, welfare scheme than the new and brownfield infrastructure इन्वेस्टमेंट एज पर द इकोनॉमिस्ट। तो ये कहना है एनालिस्ट का कि और जो गवर्नमेंट बेसिकली एक्सपेंडिचर कर रही है वो अगर देखा जाए तो वो भी हेल्थ केयर और वेलफेयर फील्ड में है। बहुत ज़्यादा ग्रीन फील्ड या इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिले। मोस्ट ऑफ दीज आर एक्चुअली brownfield investment or healthcare or welfare schemes related investments. And the role of center government in capital expenditure spending is fairly outsized, especially considering that the economy had slowed before the pandemic. So बिकॉज ऑफ फिजिकल कंस्ट्रेंट सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी उतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रही है। और अगर तीनों को देखा जाए, सेंटर, प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट, तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो सेंटर गवर्नमेंट के थ्रू किया गया है in terms of infrastructure or capital formation. So this is the graph of gross fixed capital formation at constant price and at current price. And we can easily see that it is going to increase. Student minded, this is the estimate. It is not actual data, it is the estimate predictability कि आगे आने वाले टाइम में जो और ज़्यादा क्लैरिटी होगी डेटा को लेकर क्योंकि एक्चुअल कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर हुआ है। बट हाँ, ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है एज पर द रीसेंट एनएसओ डेटा कि प्री पैंडेमिक से इंक्रीज होने वाला है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ईएम्स आर स्टेयर एट हायर इंटरेस्ट रेट एज बॉन्ड यील्ड स्पाइक इन यूएस। Recent interest hike by US Federal Reserve. Recently US Federal Reserve ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए और जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग करी यूएस फेडरल रिजर्व, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई रोल प्ले करती है मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, वैसे यूएस में यूएस फेडरल रिजर्व, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम फेड भी बोलते हैं, तो रिसेंटली यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, कुछ टाइटनिंग करी है, एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस से हटाकर कुछ टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज़ के मेजर्स लिए हैं, जिसके बाद से जो यूएस इकॉनमी है वहाँ पर जो बॉन्ड यील्ड है जो कंटिन्यूअसली फॉल कर रही थी वो अपने पिछले 2 साल के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा हाई रही। द बॉन्ड यील्ड इन द यूएस रीच्ड अ 2-year हाई ऑन फ्राइडे बिकॉज ऑफ द मार्केट पोजिशनिंग। मार्केट ने अपने आप को रिपोजिशन किया। क्यों रिपोजिशन किया? क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट हाई के कुछ मेजर्स लिए थे। द यील्ड ऑन बेंचमार्क 10-year यूएस बॉन्ड मेड एन इंट्राडे हाई ऑफ 1.8% ऑन फ्राइडे, जो कि पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा है। while it closed at day at 1.765%, the highest since January 2021। और इस रैली के बाद से डेफिनेटली यूएस बॉन्ड मार्केट ने एक अच्छा गेन दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि कई टाइम से पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूअसली लॉस फेस कर रहे थे फ्रॉम अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी दैट वाज इनिशिएटेड बाय फेड। कोविड-19 की वजह से मार्च 2020 में फेड ने अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इनिशिएट करी थी, जिससे कि जो इकोनॉमी है वो मेंटेन रहे। लेकिन अब जो है फिलहाल के लिए जिस तरह से केसेस रिकवर हो रहे हैं उसको देखते हुए डेफिनेटली फेड ने मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग करी, कुछ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए, जिसकी वजह से मार्केट ने अपने आप को रिपोजिशन किया और बॉन्ड के जो यील्ड हैं वो इंक्रीज हुई। द यील्ड ऑन 10 years यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड रोज from 1.51% at the end of trading on December 31st, 2020 to an intraday high of 1.8% on Friday। और जैसे ही यूएस इकोनॉमी ने ये रिपोजिशनिंग किया, हम बोल सकते हैं यूएस की मार्केट ने रिपोजिशनिंग की, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हम ये कह सकते हैं। डेफिनेटली यूएस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी और उसकी फाइनेंशियल मार्केट में जो भी कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज पर या उनकी मार्केट पर ज़रूर पड़ेगा। And after this increase, analysts are actually expecting this upward pressure on bond yield in emerging markets as well, such as India, which benefited from the sharp decline in the interest rate in US। तो US में जिस तरह से लो इंटरेस्ट रेट चल रहे थे उसका बेनिफिट कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया को भी मिला था। लेकिन अब जिस तरह से बॉन्ड यील्ड
इंक्रीज होना शुरू हो गई है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये ऐसा इस अब ये जो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी ने जितनी भी अदर इमर्जिंग मार्केट्स एंड दोज आर एक्चुअली इंटीग्रेटेड विद यूएस इकोनॉमी, they will face the upward pressure. The bond yield has declined to all-time low of 0.5% in early August 2020, lowering the bond yield and interest rate across the world after US. और जिस तरह से यूएस के फेडरल रिजर्व ने फेड ने ये डिसीजन लिया उसको उसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि जो ये फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में लिक्विडिटी जो है इकोनॉमी में, यूएस की इकोनॉमी में, वो उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी 21 या 20 में देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक रिलेटेड शॉक। पैंडेमिक रिलेटेड शॉक हुए थे इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट लो किए गए थे और एनफ लिक्विडिटी मेंटेन करी गई थी। बट इस बार ईयर के स्टार्टिंग में यूएस ने इंडिकेट किया, यूएस फेड ने इंडिकेट कर दिया दैट दिस ईयर लिक्विडिटी विल बी फार लोअर in comparison to the previous or last 2 years, while the bond yield or the interest rate will be far higher. And this is the 10-year yield in US after normalization, historical trend in terms of yield. This blue line indicates the US 10 years yield, and this orange line, definitely it is the median yield. I will not discuss this median yield in detail. Those who belongs to statistic background might be knowing what is mean mode median. सो एवरेज हम बोल सकते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में अगर सिंपल फॉर्म में समझो तो इट इज़ एवरेज। तो 2.04% की एवरेज यील्ड देखने को मिली है सिंस फैब 2012 से लेकर के जनवरी 2022 तक। हालांकि फ्लक्चुएशंस क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप देखें दिस ब्लू लाइन इंडिकेट्स द एक्चुअल 10 ईयर्स यील्ड और फ्लक्चुएशंस हम क्लियरली देख सकते हैं जो कि इस ड्यूरेशन में सबसे लो थी। हालांकि नाउ इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द पॉलिसी चेंज बाय यूएस फेडरल एंड दिस इज द इंडिया बॉन्ड यील्ड स्प्रेड ओवर द लास्ट 10 ईयर्स वी कैन से। तो फरवरी 2012 से लेकर के जनवरी 2022 तक ये इंडिया की यील्ड रही। और डेफिनेटली अगर हम कंपेयर करें तो यूएस के कंपैरिजन में इंडिया में हमें ज़्यादा फॉल देखने को मिला है यील्ड में। हालांकि इंडिया की जो 10 ईयर ओल्ड बॉन्ड है, 10 ईयर्स के बॉन्ड है, उसका जो मीडियन स्प्रेड दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 521.4 एंड दिस रेड लाइन इंडिकेट्स अ कंपैरिजन बिटवीन इंडियाज 10 ईयर बॉन्ड यील्ड स्प्रेड ओवर यूएस 10 ईयर बॉन्ड स्प्रेड। तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि यूएस में जिस तरह से मार्केट रिपोजिशन हुई है, जिस तरह से बॉन्ड यील्ड चेंज हुई है, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इमर्जिंग इकोनॉमीज स्पेशली इंडिया पर भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। डायरेक्ट ओवरसीज स्टार्टअप लिस्टिंग अनलाइकली इन बजट, DPIIT सेक्रेटरी। रिसेंटली हम ये बोलें लास्ट ईयर में हमने इस न्यूज़ को कई बार डिस्कस किया था जहाँ पर जो स्टार्टअप्स थे उनको ये परमिशन देने की बात हो रही थी कि ये स्टार्टअप्स को अलाउ किया जाए कि वो डायरेक्टली ओवरसीज मार्केट में लिस्ट हो सकें। इससे क्या होगा, इससे जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग करने में आसानी रहेगी। अगर उनको इंडिया में फंड्स नहीं अवेलेबल हैं, अगर वो इंडिया में फंड रेज नहीं कर पा रहे तो बाई गोइंग ओवरसीज दे कैन ईजिली रेज द फंड। और गवर्नमेंट भी इस पर्टिकुलर ऑप्शन को कंसिडर कर रही थी और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि जो आगे आने वाला बजट ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर का जो बजट ईयर है उसमें स्टार्टअप्स को ओवरसीज लिस्टिंग के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। बट एज पर द रीसेंट इंफॉर्मेशन बाय द ऑफिसर्स, द गवर्नमेंट इज actually examining the industry request to allow the direct overseas listing of Indian startup. But yes, resolution may not be the part of financial year 23 union budget. तो जो एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इस साल के बजट में इस पर्टिकुलर प्रपोजल को ओके कर दिया जाएगा। इट मीन्स स्टार्टअप्स को अलाउ कर दिया जाएगा कि वो ओवरसीज में डायरेक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं जिससे उनके लिए फंड रेज करना आसान हो जाएगा। बट DPII के सेक्रेटरी का कहना है कि यस, गवर्नमेंट एग्जामिन तो कर रही है इस पर्टिकुलर प्रपोजल को, इस इंडस्ट्री की इस रिक्वेस्ट को, बट इट इज हाईली अनलाइकली कि गवर्नमेंट इस बार इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे। द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इज एग्जामिनिंग द मैटर टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली
what the startups want, and Department for Promotion and Industry and Internal Trade, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DPIIT बोलते हैं, उनके सेक्रेटरी का कहना है कि ये इशू अभी इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होने वाला, नहीं February 1 के पहले तो ये इशू रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री जो है, गवर्नमेंट जो है, उसको बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि अगर स्टार्टअप्स को डायरेक्ट ओवरसीज लिस्टिंग के लिए अलाउ कर दिया जाएगा तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, एंड व्हाई स्टार्टअप्स एक्चुअली वांट टू गेट डायरेक्टली लिस्टेड इनटू ओवरसीज मार्केट। क्या उन्हें इंडियन मार्केट से क्या फंडिंग अवेलेबल नहीं है और क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये जितने भी इश्यूज हैं गवर्नमेंट इनको एग्जामिन कर रही है, एक्सपर्ट कमिटीज इसको एग्जामिन कर रही हैं, बट एज ऑफ नाउ it is highly unlikely, as per the DPIIT secretary, that this particular issue can be resolved before February 1. और अगर ये issue resolve नहीं होगा तो definitely there are very less chance that all these startups or the industry will actually get the permission to direct list themselves overseas. तो इस बार फाइनेंशियल ईयर के बजट में इस पर्टिकुलर प्रपोजल को अप्रूवल नहीं मिलेगा। और अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा लास्ट ईयर हमने डिस्कस भी किया था कि स्टार्टअप्स ने, वेंचर कैपिटलिस्ट ने और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस ने गवर्नमेंट को रिटर्न में बोला था कि जो इंडियन स्टार्टअप्स कंपनी है उनको बाहर की जो ओवरसीज मार्केट है, आउट ऑफ इंडिया जो मार्केट है, वहाँ पर डायरेक्ट लिस्टिंग के लिए अलाउ कर दिया जाए, जिससे कि जो स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, उनके लिए फंड रेज करना आसान हो जाए। कई बार इंडियन मार्केट या सिंगल मार्केट पर डिपेंडेंसी होती है तो सैचुरेशन हो जाता है मार्केट में, और जिस तरह से गवर्नमेंट फंड रेज कर रही है तो इससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी हो रहा है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसीलिए सीधे से स्टार्टअप्स बात कर रहे हैं कि हमें ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिस्टिंग के लिए अलाउ कर दीजिए, हम बाहर से पैसा उठाएंगे। बट द प्लेटफॉर्म विल ऑल्सो प्रमोट द नॉलेज एक्सचेंज, डेवलप इंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम कैपेसिटीज, मोबिलाइज ग्लोबल एंड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटी। ये सारे बेनिफिट्स गिनाए थे इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने और वेंचर कैपिटल फर्म्स और स्टार्टअप्स ने, जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज थी जिन्होंने लिखा था पीएम को। लेकिन द वीक लॉन्ग इवेंट इंक्लूड इंटरेक्शन ऑफ सेलेक्ट स्टार्टअप विद प्राइम मिनिस्टर ऑन January 15, राउंड टेबल डिस्कशन होगा, बट यस इट इज़ हाईली अनलाइकली कि इस बार इन्हें परमिशन मिल जाएगी डायरेक्ट ओवरसीज लिस्टिंग की। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। वैक्सीनेट टीन इन मिशन मोड पीएम। जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया में थर्ड वेव के प्रॉपर एंटिसिपेशन है, उसको देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि देयर इज अ नीड टू एक्सेलरेट द वैक्सीनेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 18 years group in mission mode, and states government authorities need to ensure adequate health infrastructure in districts as well. तो फिलहाल के लिए हाई लेवल रिव्यू मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था पीएम ने, और उनके अकॉर्डिंग देयर इज़ अ नीड टू वर्क ऑन मिशन मोड। अगर बात करें स्टेट्स की तो टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं जिन्होंने सबसे स्पीडी फॉर्म में 15 to 18 एज ग्रुप का वैक्सीनेशन किया है? मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने स्पीड मिशन मोड में अपनी इस एज ग्रुप का वैक्सीनेशन कर दिया है। सबसे टॉपर एमपी है, फॉलोड बाय यूपी। अगर बॉटम स्टेट्स की बात करें तो सबसे खराब परफॉर्मेंस रही है हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जेएंडके, गोवा एंड पंजाब। और सबसे अगर बोले वर्स्ट परफॉर्मेंस, सबसे नीचे से नंबर 1 दैट इज पंजाब का सबसे कम वैक्सीनेशन अभी तक पंजाब में हुआ है और दिस एज ग्रुप टीज। तो फिलहाल गवर्नमेंट का ये कहना है, पीएम का ये कहना है कि ओमिक्रॉन को देखते हुए जिस तरह से नए वेरिएंट आ रहे हैं, इट्स अ नीड ऑफ आर कि मिशन मोड में काम किया जाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी रखा जाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंश्योरेंस कवर लाइकली फॉर ट्रेडर अंडर न्यू पॉलिसी। तो ओवरसीज लिस्टिंग के लिए तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट पोस्टपोन कर रही है प्लान को, बट यस ट्रेडर के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर डिस्कशन हो रहा है। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT will soon start public consultation for what? For national retail trade policy, which likely to include an insurance scheme. किसके लिए? For traders. किस बात के लिए इंश्योरेंस? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस। जितने भी जो लॉसेस उससे जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ट्रेडर्स के लिए भी अब इंश्योरेंस पॉलिसी की बात हो रही है अंडर न्यू ट्रेड पॉलिसी। अगेंस्ट विच टाइप ऑफ लॉसेस? दैट आर कॉज्ड बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट और नेचुरल कैलामिटीज। तो इस सारे इवेंट की वजह से ट्रेडर्स को जो फाइनेंशियल लॉस होता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इस बार
ट्रेड पॉलिसी में, न्यू ट्रेड पॉलिसी में जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन और इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेडर दैट इज एक्चुअली कंसीडरिंग द इंश्योरेंस. सो नेशनल रिटेल पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी आ रही है और इस पॉलिसी में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस विल बी included. The policy will also spell out ways to give trader the opportunity to access the low cost finance, promote digitalization, inclusion, create necessary infrastructure definitely to support them. तो जो भी नई नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी आ रही है उसके तहत बहुत सारे ऐसे ज़रूरतों को जो रिटेलर्स हैं उनकी ज़रूरतों को इंक्लूड करने की बात हो रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है. इसके बाद डिजिटल इंक्लूजन ऑफ ट्रेडिशनल किराना स्टोर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय रिड्यूसिंग द कंप्लेंट्स बर्डन्स फॉर ट्रेडर एंड गिविंग ट्रेडर एक्सेस टू लो कॉस्ट फाइनेंस. ये सारी सर्विसेज इंक्लूड हो रही हैं. बट हाँ, यहाँ पर अभी आपको ये ध्यान रखना होगा, इट इज़ ऑन डिस्कशन स्टेज. अभी फिलहाल के लिए नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी फॉर्मुलाइज नहीं हुई है. बट येस, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रिटेल पॉलिसी कैन स्पर द ग्रोथ इन दिस सेक्टर एंड कैन जनरेट अप टू 3 million more jobs, and that is why this particular DPIIT is working on mission mode. तो जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जॉब इंक्रीज होगी, बिजनेस इंक्रीज होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगा, डेफिनेटली बहुत सारी फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटीज भी आएंगी. दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट इज ऑल ऑन दिस पर्टिकुलर न्यू नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. येस मे ऑफर डिश स्टेक टू टाटा एयरटेल. येस बैंक जो कि डिश टीवी इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स है, अप्रॉक्सीमेटली 25.6% के स्टेक जो है वो येस बैंक के पास है. किस में? डिश टीवी इंडिया में. और ऐसा कहा जा रहा है कि Yes Bank may offer this particular 25.6% stake to Tata and Airtel by way of loan recovery. तो जो कि यस बैंक ने एक्वायर किया था डिश टीवी में. ऐसा कोई बहुत अच्छा शेयर होल्डर नहीं, लोन रिकवरी के थ्रू जो लोन दिया था डिश टीवी को उसकी रिकवरी के थ्रू यस बैंक ने 25.6% के स्टेक एक्वायर कर रहा था डिश टीवी में. अब यस बैंक प्लान कर रहा है कि उस स्टेक होल्डिंग को जो टाटा स्काई और भारती एयरटेल जैसी कंपनीज हैं उनको सेल कर दिया जाए. क्यों? क्योंकि डेफिनेटली येस बैंक इज़ अ फाइनेंशियल एंटिटी, उसका एक्सपर्टाइज डोमेन नहीं है ये सैटेलाइट और इंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री. लोन रिकवरी के थ्रू एक्वायर किए थे, दैट इज व्हाई दे वांट टू रिकवर देयर ड्यूज. और ड्यूज को रिकवर करने के लिए दे आर सेलिंग दिस स्टेक टू भारती एयरटेल एंड टाटा. और ऐसा नहीं कि सिर्फ येस बैंक ऐसा कर रहा है. येस बैंक के अलावा बहुत सारे और बैंक्स ने, फाइनेंशियल एंटिटीज ने डिश टीवी को लोन दिया था. उन सब ने लोन के बदले अपना स्टेक लिया था. नाउ एवरी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु जॉइंटली ओन अप्रॉक्सीमेटली 45% स्टेक इन डिश टीवी, दे ऑल आर विलिंग टू सेल देयर स्टेक अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग सोर्सेस. तो अभी फिलहाल के लिए ये नेगोशिएशन फाइनल नहीं हुआ है. Talks are going with both Tata Sky and Airtel underway and the final decision is expected to come soon. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. Amazon moves Supreme Court against halt on future arbitration. Amazon future Reliance का जो झगड़ा चल रहा है अभी तक कंटिन्यू है. Amazon ने अगेन एक लीगल चैलेंज फाइल किया है at NCLAT. NCLAT means National Company Law Appellate Tribunal. किसके अगेंस्ट? CCI के अगेंस्ट. क्यों? क्योंकि CCI ने रिसेंटली सस्पेंड कर दिया था 2019 की डील को. आपको याद होगा हमने कई बार डिस्कस भी किया था, जब ये न्यूज़ आते हमने डिस्कस भी किया था कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने वही डील कैंसिल कर दी, उसी डील को नल एंड वॉइड बताते हैं, जिसके बेसिस पर अमेजोन जो है वो फ्यूचर से बहुत जगहों पर केस लड़ रहा था फ्यूचर और रिलायंस की डील को लेकर के. अमेजोन ने फ्यूचर पर केस किया था कि फ्यूचर ने रिलायंस को उसके कॉम्पिटिटर को एसेट्स बेच दिए विदाउट गिविंग फर्स्ट प्रायोरिटी टू अमेजोन. और इसको लेकर के अमेजोन सिंगापुर आर्बिट्रेशन तक गया था जहां पर उसी के फेवर में डिसीजन हुआ था. लेकिन इंडिया में फ्यूचर ने तो अलग खेल दिया. यहाँ पर CCI ने 2019 में अमेजोन और फ्यूचर के बीच में जो डील हुई थी, जिसके बेसिस पर अमेजोन ये कह रहा था कि वो इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर है फ्यूचर में,
उसी डील को कैंसिल कर दिया। सीसीआई ने बोल दिया कि 2019 में जो अमेजॉन और फ्यूचर की डील हुई थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाइड करी थी अमेजॉन ने, और जिसकी वजह से अमेजॉन और फ्यूचर की जो 2019 में डील हुई थी वो डील कैंसिल होती है, नल एंड वॉइड होती है। तो अगर वो बेस ही नल एंड वॉइड होगा तो डेफिनेटली अमेजॉन के जो केस चल रहे हैं फ्यूचर के अगेंस्ट वो सारे भी ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाते हैं। इसी पर्टिकुलर सस्पेंशन को लेकर के अमेजॉन ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में सीसीआई के अगेंस्ट केस किया है। अमेजॉन हैज चैलेंज द सीसीआई ऑर्डर ऑन एटलीस्ट 5 ग्राउंड्स। 5 रीजन दिए हैं एंड द मैटर इज लाइकली टू बी लिस्टेड दिस वीक अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। तो 5 ऐसे रीजन दिए हैं अमेजॉन ने। इसके अलावा एक तो ये NCL80 में केस किया है, इसके अलावा अमेजॉन ने सुप्रीम कोर्ट में भी सूट फाइल किया है अगेंस्ट अ हॉल्ट ऑन आर्बिट्रेशन केस अगेंस्ट FRL एसेट सेल्स टू रिलायंस इंडस्ट्री। इसके अलावा CCI के पर तो जो केस किया है वो किया है, इसके अलावा CCI ने जो सस्पेंशन किया था फ्यूचर और के अगेंस्ट जो केस अमेजॉन कर रहा था उसको लेकर के, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में अमेजॉन ने केस फाइल कर दिया है। सो अमेजॉन इंडिया फाइल केस अगेंस्ट द हॉल्ट ऑन अ आर्बिट्रेशन केस अगेंस्ट FRL's asset sales to Reliance Industries, that is RIL। तो अब ये केस जो इशू है अमेजॉन, रिलायंस और फ्यूचर के बीच में, ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। लेट अस सी हाउ दिस पर्टिकुलर केस विल रिजॉल्व। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। I'm trying to bring certain changes into daily news analysis. So for this week, I will bring every time new change. Kindly respond which change do you all like me to retain in future. तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी न्यूज़ एनालिसिस को अपडेट करती रहूँगी. So this is the news analysis for today. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.